हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम बैंकरप्सी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे आज, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो इसका सस्पेंशन हुआ था ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, उसका सस्पेंशन अभी 6 महीने के लिए किया था। उसके बाद फिर 25 दिसंबर तक इसको एक्सटेंड किया था। बट नाउ रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है कि इसका जो सस्पेंशन है आपको 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जामिनर आपको डेट के बारे में पूछेगा तो नहीं, ऑब्वियसली वो आपको इस कोड के बारे में पूछेगा। और रिसेंटली जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल जो पास हुई है 2020 में, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं और 2016 का क्या क्या कोड है और इसके अंदर क्या जो है जुडिशियल अथॉरिटीज़ आते हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन इस लेक्चर में। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं छोटा सा एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ आपको। अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग कोर्सेज आप देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। जल्दी से जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए। आपको कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम के कोर्सेज में देखने के लिए आपको मदद मिल जाएगी क्लियर करने के लिए। और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी है जो बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो जल्दी से जाइए, आज ही अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो जैसे आज अब देख रहे हैं स्क्रीन पे कि रिसेंट न्यूज़ यही है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो आईबीसी का जो सस्पेंशन था इस कोविड-19 सिचुएशन के चलते हुए इसे किया गया था, उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 तक। 31 मार्च 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहली बात तो इसका वेवर अभी ख़त्म होने वाला था 25 दिसंबर को, यानी क्रिसमस के दिन। बट हावेवर रिसेंट भी नोटिफिकेशन लाया है ताकि इसको एक्सटेंड करें और राहत दी जाए एमएसएमई सेक्टर्स को, और जितने भी छोटे कंपनीज हैं उनको राहत मिले। क्योंकि देखिए, अगर कोविड-19 सिचुएशन की वजह से ये सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया है अभी, राइट, कई सारे प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका है, तो कई सारे बिजनेसेस अपने लोन्स रीपे कर नहीं पा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कई सारे कंपनीज का दिवाला हो जाएगा, वो रेजोल्यूशन प्रोसेस में चले जाएंगे। अभी हाल ही में इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी बढ़ाया गया है। अगर कोई भी कंपनी 1 लाख से ज़्यादा, अगर उससे ज़्यादा रीपेमेंट अमाउंट ना हो उसके पास, तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है। बट हावेवर इसका लिमिट आपको इंक्रीज करके 1 करोड़ कर दिया गया है ताकि थोड़ी राहत मिले एमएसएमई को। अगर ये स्टेप्स अगर ना उठाते तो कई सारे कंपनीज अभी दिवाला हो चुके होते। एमएसएमई सेक्टर ले लीजिए या कई सारे सर्विस सेक्टर्स में ले लीजिए, और छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उनके बिजनेस के बारे में, राइट, छोटे जो क्रैकर्स कंपनी हो गया या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो छोटे लेवल पे इस्टेब्लिश की गई थी कई सारे लोन्स लेकर बैंक से, अगर वो रीपे ही नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। राइट, आगे मैं बताऊंगा कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का डिफरेंस क्या होता है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा बैकग्राउंड दे देना चाहता हूँ हमारा लेक्चर शुरू होने से पहले, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपको कि आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर 6 महीनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को रोक दिया गया था, ताकि कोई भी कंपनी अगर लोन रिपे कर ना पाए तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती है। बट ड्यू टू दिस कोविड-19 6 महीने तक उसको रोक दिया गया था, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से किस तरह हमारी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी। राइट, माइनस में आ चुका था, -24% तक हम जा चुके थे। अभी हाल ही में थोड़ा रिकवर हो रहा है, बट स्टिल देर इज़ अ होप टू रिकवर। जो कई सारे स्टेप्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, आत्मनिर्भर पैकेज हो गया और कई सारे फिजिकल स्टिमुलस पैकेज भी लाया गया था। राइट, फिजिकल स्टिमुलस 2.0, कई सारे ऐसे पैकेजेस लाए गए थे ताकि हमारे इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। तो अभी थोड़ा बहुत रिकवरी को देखने को मिल रहा है। अगर आप जीडीपी ग्रोथ को भी देखें तो -24% हम -7 तक आए हैं, आगे चलकर और भी रिकवरी होगी। तो बट अगर आप अर्ली मार्च या अप्रैल में देखें तो उस वक्त सीवियर लॉकडाउन चल रहा था, तो कई सारे कंपनीज एक सिग्निफिकेंट डिसरप्शन फेस कर रहे थे ड्यू टू, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कई सारे जो फैसिलिटीज़ थे, ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ बंद पड़ा था। राइट, तो इसके वजह से अगर कोई भी कंपनी अपना लोन वापस दे ना पाए तो रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाता था उनके खिलाफ। बट गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया, 6 महीने तक उसको सस्पेंड किया। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट भी बढ़ाई, मैंने जैसे बताया आपको कि 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक इसको बढ़ा दिया गया है। और आगे इसका वेवर अभी भी जो बढ़ाया गया है तो 31 मार्च तक। राइट,
तो देखिए इस जब 2020 में जो अमेंडमेंट लाया गया था, एक बिल लाई गई थी जो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में, तो उसमें सेक्शन 7, 9 और 10 को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पैंडेमिक ने किस तरह एक अनसर्टेनिटी फैला दी गई थी बिजनेस में, राइट। अपने खुद का बिजनेस कंट्रोल में नहीं था, कई सारे लोग डेट में चले जा रहे थे, और आरबीआई ने भी कई सारे स्टेप्स लिए, मोराटोरियम को पास किया, राइट। 3 महीने तक ईएमआई अगर आप बंद नहीं पा रहे हैं तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, और वो लोन्स जो है एनपीए के अंडर नहीं आएंगे, तो कई सारे स्टेप्स लिए गए थे, राइट। इस सस्पेंशन की वजह से क्या हुआ, कई सारे ऑपरेशन जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे कि वेंडर्स ले लीजिए आप, सप्लायर्स ले लीजिए, तो ये सारे लोगों को थोड़ी राहत मिली, ताकि उनके खिलाफ कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू ना हो जाए, राइट। क्योंकि ऑलरेडी दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ लॉस ड्यू टू देयर बिजनेस, और ऊपर से अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी तो डाउन होने वाली थी। सो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो बिल पास किया गया था, हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो 2020 के जो बिल थी, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट लाए गए थे। तो उसके ऑर्डिनेंस के तहत आपको सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10, ये 3 सेक्शंस को सस्पेंड कर दिया गया था, राइट। पहले इसी के अंदर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू की जाती थी, बट इसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो चलिए थोड़ा टाइमलाइन पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, इनिशियल वेवर कब दिया था आपको, अप टू सितंबर 2020 तक इसको पहले इनिशियल वेवर दिया था, फ्रॉम मार्च टू 2020। उसके बाद उसको इंक्रीज करके दिसंबर 25 तक कर दिया, क्रिसमस तक। और रिसेंटली कल ही नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट का कि वो 31 मार्च तक फिर इसको एक्सटेंड करने वाले हैं। तब तक कोई भी एप्लीकेशन जो है जमा नहीं करवाया जाएगा इस प्रोसीडिंग्स के तहत। तो टोटल कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर हो गया आपको मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 तक। तो कंप्लीट ईयर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू नो दैट वन, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ ले तो आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, राइट। नो एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी टेक्स प्लेस बिटवीन मार्च 2020 टू मार्च 2021। दिस इज अ शॉर्ट टाइमलाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, राइट। तो 2016 में इस कोड को लाया गया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को। तो इससे पहले मैं आपको दोनों के डिफरेंसेस बता देता हूँ। ये एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहता था, बट हाउएवर मैंने जानबूझकर नहीं बताया कि ताकि इस कोड के तहत मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके, राइट। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी इंडिविजुअल, चाहे मैं हो या कोई भी और हो, या कोई भी कंपनी अपना जो डेट है वो रीपे कर नहीं पाएगी पर्टिकुलर टाइम पे। अपना जो जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट है या प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर वो रीपे कर नहीं पा रहा है तो उसको एक इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, राइट। और बैंक्रप्सी का मतलब ये है कि यहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर होता है। अगर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर ये डिक्लेयर कर दे कि देखो भाई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंपनी, फलाना शख्स जो है इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास अभी कोई पैसा नहीं है, राइट, क्रेडिटर्स को देने के लिए, और जितना भी है वो आप इसके प्रॉपर्टीज में बेच करके आप वसूल कर सकते हैं। सो दिस इज अ कोर्ट ऑर्डर, तो उसको कहते हैं बैंक्रप्सी, राइट। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। इंसॉल्वेंसी इज नथिंग बट इंडिविजुअल और कंपनीज दोनों को भी अप्लाई होता है, बट इट जस्ट जो उसकी हालत नहीं होती है कि वो लोन को वापस रिपे कर पाए। तो सिंपल वर्ड, नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन हियर। अगर आप बैंक्रप्सी को ले लें तो आप कंप्लीट आपको कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रहेगा यहाँ पे कोर्ट के द्वारा, और उसको लीगली दिया जाएगा कि ये कम्प्लीटली अभी इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसके पास कोई पैसा नहीं बचा है ताकि वो अपने डेट्स को रीपे कर पाए। दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। तो इसके वजह से क्या हो रहा था दोस्तों, एक्चुअली बिफोर 2016 इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड कई सारे कंपनीज इसी तरह दिवाला हो गए थे, राइट। कई इससे वजह से क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगा बैंक्स के ऊपर, राइट। ट्विन शॉक्स कहते हैं इसे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज बड़े बड़े लोन्स लेकर अगर रीपे नहीं कर पाए ड्यू टू लॉस इन देयर बिजनेस, तो ऑब्वियसली बैंक के जो एनपीए है वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने ही वाले थे, राइट। तो 2016 से पहले कई हज़ार करोड़ जो है एनपीए एसेट्स फॉर्म हो चुके थे। तो उसको एक प्रॉपर मैकेनिज्म देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कोड को लाया गया था, ताकि जितने भी लॉस हैं और इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को टैकल करने के लिए और हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए इस कोड को लाया गया था, राइट। इससे पहले भी कई सारे, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं था, आपको कंपनी लॉ बोर्ड के तहत इसको रिजॉल्व किया जा सकता था। और कई सारे ऐसे बोर्ड हैं, जो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये भी एक बोर्ड था जो इससे पहले ये देखा करता था, बट उतना एफिशिएंट नहीं था ये। कई सारे लॉन्ग टर्म लीगल प्रोसेस चलते थे
और कोई टाइमलाइन नहीं था, राइट। एक केस आपको कई सालों तक चलता था, तो इसके वजह से बैंक को भी लॉस है और इंडियन इकोनॉमी जो वो भी गिर रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कोड को लाना ज़रूरी समझा और उसको इम्प्लीमेंट भी किया 2016 में, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव हम जान लेते हैं क्या क्या है। पहली बात तो देखिए, जितने भी इंसॉल्वेंसीज लॉस हैं उसको सारे इकट्ठा करके इसके अंदर डाल दिया गया है अभी, राइट। और जितना भी जो प्रोसेस चल रहा है, पहले तो कई साल लगते थे, अभी एक्सपीडिट कर दिया जाता है। आपको विद इन 180 टू 270 डेज में रेजोल्यूशन प्रोसेस आपको कैरी आउट करना पड़ेगा। आगे हम इसके मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, और ताकि इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को बचाया जाए। देखिए, भरोसा करके ये लोग पैसे देते हैं इंडस्ट्रीज़ को, राइट, वहाँ के स्टेक होल्डर्स को, और कुछ उम्मीद रहती है कि कुछ रिटर्न्स मिलेगा हमें। अगर इस तरह रात रात अगर दिवाला हो जाए कंपनी और उसके ओनर्स लापता हो जाए, तो इट विल कॉज वेरी लॉस्ट फॉर द क्रेडिटर्स, और इसके वजह से क्या होता है, एक ट्रस्ट चीज़ जो है निकल जाती है, और कई सारे कंपनीज हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना भी बंद कर देते हैं, राइट। और कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ है उनको, सिंगापुर हो गया, मलेशिया, दे आर ऑफरिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर, वहाँ पे कई सारे लॉ स्ट्रिट है। तो इन सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ को लाया गया था, और जैसे मैंने आपको बताया विद इन टाइम बाउंड मैनर में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और एंटरप्रेन्योरशिप को भी इसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि देखिए, अगर इतने सारे बॉटल नेक्स और कई सारे स्ट्रीमलाइंस अगर निकाल दिए जाएँ तो एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ेगी हमारे इंडिया में। कई सारे जो यूथ हैं जो अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आगे लेकर जाना चाह रहे हैं हमारे देश को, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये एक अप्रूवल के लिए कई सारे कोर्ट्स फिरने पड़ते हैं। तो सारा कुछ निकाल दिया गया है अभी, राइट। तो कई सारे रिंग फेंसिंग कंपनीज को भी इसके अंदर रिजॉल्व किया गया है। सो दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो चलिए, इसमें एजुकेटिंग अथॉरिटी को हम देख लेते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो पहली बात देखो दोस्तों, इसमें दो तरह के जो अथॉरिटीज़ आते हैं। एक तो हो गया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जो कि आपको कंपनीज और एलएलपीज के लिए बनाया गया है। जितने भी कंपनीज है बड़े बड़े, तो और जितने भी एलएलपीज है उनके लिए बनाया गया है। और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल हो गया, वो सिर्फ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप में जो फर्म्स रहते हैं उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। पहली बात तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल हो गया, राइट। उसके बाद डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल हो गया। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बेसिकली कंपनीज को देखता है, अगर आप नाम में ही आप याद कर सकते हैं इसमें। और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है वो आपको सिर्फ इंडिविजुअल्स और जो भी पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको देखता है। तो चलिए एक एक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपको एग्जामिनेशन में। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इसको कब बनाया गया था? 2013 में, अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको बनाया गया था। 2013 में नहीं, बट इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में इसको रजिस्ट्रेशन किया गया था। और एक बेसिकली क्वासी जुडिशियल बॉडी है, राइट। तो इसको आपको एक प्रॉपरली जुडिशियल बॉडी भी ना समझे, बट इट हैव ए क्वासी जुडिशियल बॉडी की कई सारे इसको पास पावर्स रहते हैं, क्योंकि इसके मेंबर्स को आप देखेंगे आगे चलकर तो कई सारे हाई कोर्ट मेंबर भी रहेंगे, आपको जजेस भी रहेंगे इसमें, तो इसीलिए इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा गया है। और इसका खुद का अपना जुरिस्डिक्शन है, उसके तहत ये काम करता है, राइट। पहले तो इसको पावर्स हाई कोर्ट के तहत इसको दिया जाता था पावर्स, अभी इट हैज़ इज ओन इंडिविजुअल पावर्स, राइट। इट हैज़ इज ओन प्रोसीजर्स भी हैं इनके। और इस कंपनी के तहत आपको कंपनी लॉ बोर्ड को लाया गया था, और बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जो पहले आपको इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन प्रोसेस को देखा करती थी, वो भी इसके अंदर ही डाला गया है। और अपीलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये भी इसके अंडर ही आता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। बेसिकली ये तीनों को मिलाकर इस नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को बनाया गया था। तो पहले फेज़ में ये आपको, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो पहले फेज़ में 11 बेंचेस को इसको डिज़ाइन किया गया था पहली बार जब इम्प्लीमेंट किया गया था, और प्रिंसिपल बेंच आपको दिल्ली में है इसकी, राइट। और इसमें आपको 9 टेक्निकल मेंबर्स रहेंगे एट डिफरेंट लोकेशन। सो दिस आर द वेरी बेसिक्स ऑफ NCLT। आप बस इतना याद कर लीजिए, इट विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और इसे कौन से एक्ट के तहत इसको बनाया गया था? कंपनीज एक्ट 2013, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके पावर्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या पावर्स ये यूज़ करता है और किस तरह से इस रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को कैरी फॉरवर्ड करते हैं लोग। सो मोस्ट ऑफ द पावर जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है वो आपको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इनको मिलते हैं, राइट। और पावर्स ऑफ हाई कोर्ट भी हैं, जैसे कि मर्जर हो गया, डी मर्जर हो गया। अगर कोई कंपनी है, अगर कल के रोज़ वो
दिवाला हो जाती है या किसी के साथ मर्ज होना चाहती है ड्यू टू द लॉसेस, ये भी इसी के अंडर आता है, यही कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल आपको देखती है। और डी मर्जर्स अगर कोई अलग होना चाहता है या फिर अमालगमेशन या फिर वाइंडिंग अप करना चाहता है, यानी जितने भी अपने डेट हैं वो सारा कुछ अपने एसेट्स को बेचकर उसको क्लियर करना चाहता है, तो इसके तहत आकर वो अपने रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, राइट। और जितने भी इसका पावर ये भी है कि जो रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट है जो एक्सेप्ट करते हैं हमारे एनबीएफसी, उसको भी जो है रीपे करने के लिए ऑर्डर देने का काम भी एनसीएलटी ही करता है। और जितने भी कंपनी जो बताया आपको वाइंड अप करने का काम, वो भी एनसीएलटी का ही है, राइट। और इसके पास अपने खुद के ऑर्डर्स को रिव्यू करने का भी पावर है, जैसे जुडिशियल रिव्यू रहता है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास, उसी तरह आपको इसके खुद के पास एक रिव्यूज है इट्स ओन ऑर्डर्स को रिवाइव करने के लिए, राइट। सो दिस आर द बेसिक थिंग। सो जो एक्चुअली ये बनाया गया था, जो एक कमेटी बनाई गई थी जस्टिस एरांडी कमेटी बोल के, तो उसके तहत उन्होंने सजेस्ट किया गया था कि एक क्वाशी जुडिशियल बॉडी को बनाया जाए अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो उसके तहत इसको बनाया गया था। मेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जो है जस्टिस एरांडी कमेटी, जस्टिस एरांडी कमेटी के तहत इन्होंने सजेस्ट किया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बनाया जाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। देखिए सिग्निफिकेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया कि रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स जो कंपनीज के रिलेटेड रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मेजर रोड ब्लॉक क्रिएट कर दिया है ड्यू टू द इम्प्रूविंग ऑफ, क्या हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा इंडिया चल रहा है ना, तो उसके वजह से बड़ा रुकावट बन चुका है। क्योंकि बाहर के कंपनीज देख रहे हैं, अरे भाई यहाँ तो कई सालों साल लग जाते हैं एक रेजोल्यूशन के लिए और अप्रूवल्स के लिए, तो उससे अच्छा है कि हम दूसरे कंट्रीज में जाकर इन्वेस्ट करें, राइट। तो हमारा कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होने से रुक गई है। और कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनका जो लीगल टाइमलाइन है वो कई सारा लंबा हो चुका है, राइट। और ये सिनेरियोज जो भी हैं आपके, ये इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं कि नॉट ओनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो जितने भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे कि टाटा कंपनी हो गया, जितने भी कंपनीज हैं वो सारे लोग भी इन्वेस्ट करने डर रहे हैं। तो उसके वजह से इस नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को लाया गया था। तो टिल 2016 तक अगर आप देखें तो कई सारे बॉडीज़ हैं, कंपनी लॉ बोर्ड हो गया या बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, जो जिसको मर्ज करके इसको बनाया गया था, क्योंकि अननेसेसरली टाइम लैग क्रिएट हो चुका था। क्योंकि भाई पहले इसके पास जाओ, वहाँ नहीं हुआ तो उसके पास जाओ, तो टाइम बचाने के लिए एक ही जगह सबको आपको ये फॉर्म किया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारे जो डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन मिल जाएगा, राइट, सारे प्रॉब्लम्स की हल हो जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीएलटी। आपको एग्जाम में इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा, बस मैं आपके लिए एक जानकारी के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो चलिए, दूसरा जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें कई सारे लोग रहते हैं, जिसमें आपको प्रेसिडेंट भी तय किया जाता है इस ट्राइब्यूनल का, राइट। और ये मेनली आपको इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फॉर्म, देखिए दोस्तों डिफरेंसेस अच्छे से याद कर लीजिए। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल डील्स विद द कंपनीज, राइट, और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल डील्स विद द इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म्स, जहाँ पे इनकी लिमिट सिर्फ 20 लाख तक ही रहेगी। तो पहले एक्चुअली 10 लाख तक था ये, उसके बाद इनकी लिमिट जो राइज करके 20 लाख रुपीस कर दिया गया था 2018 में। उतने तक के केसेस जो भी है वो देख सकते हैं। और अब तक 39 DRTs को एस्टेब्लिश किया गया था, राइट, और 5 DARATs यानी डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स अभी प्रेजेंट है। दिस आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, राइट। बस आप डिफरेंसेस याद कर लीजिए। और इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट कहाँ तक है, आपको 20 लाख तक रहेगा। तो चलिए इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, किससे रिलेट करता है। बेसिकली ये जो भी इंडिविजुअल हैं, जो सपोज एंटरप्रेन्योरशिप रहते हैं, जो सिंगल ओनरशिप रहता है, तो उनकी कोई बिजनेस लॉस की वजह से वो बैंक का लोन या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन अगर रीपे नहीं कर पाता है, तो उसको अगर वो अप्रोच हो सकता है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के अंदर, तो उसके अंदर आपको उसकी कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे या कोई भी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म उसको प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर एक्स्ट्रा लोन भी दिया जा सकता है ताकि वो जो लॉस हुआ है वहाँ से वो रिकवर हो सके और प्रॉफिट कमाकर फिर बाद में। देखिए बेसिकली रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म मतलब यही है कि हमेशा एसेट्स को बेचना ही नहीं होता है। भाई तेरी कंपनी दिवाला हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, तो जितने भी मशीन्स हैं, प्रॉपर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा कुछ बेच दे और ले जाके दे दे बैंक में। कई मैकेनिज्म्स जो रेजोल्यूशन ऐसे भी होते हैं, उनको उल्टा लोन दिया जाता है, क्योंकि उनकी जो 1 ईयर का जो रिपोर्ट रहती है वो प्रॉपरली स्टडी किया जाता है
और उसके बाद वो लोग एक मैकेनिज़्म डेवलप करते हैं, राइट, कि कितना इसका लोन है और कितना अगर हम एक्स्ट्रा लोन प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो बिज़नेस है वो चल पड़ेगा वापस से, राइट। क्योंकि कई सारे बिजनेसेस होते हैं थोड़े डिफेक्ट्स के वजह से अननेसेसरली दे आर फेसिंग द लॉसेस, तो उसको रिकवर करने का काम भी इस एनसीएलटी और डीआरटी का काम है, राइट। सो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लियर हो गया होगा एनसीएलटी। तो चलिए वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्किंग मैकेनिज्म किस तरह करते हैं अभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में। तो पहली बात जो है, अगर कोई भी कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो ही कैन अप्रोच टू दिस मैकेनिज्म, ओके। ये अप्रोच हो सकता है, वहाँ पे कमिटी बनाई जाती है उसमें आपको, और उसके तहत एक मैकेनिज्म उसको सजेस्ट किया जाता है। तो उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि कई सारे 2 ऑप्शंस उसको दिए जाते हैं कि आप तो अपने एसेट्स को बेच दीजिए, या फिर आप अपना जो हम लोन प्रोवाइड करेंगे आप रिकवर करके उसको रीपे कर सकते हैं बैंक को, राइट। जो भी डिफ़ॉल्ट होता है, पहली बात इस आईबीसी कोड के तहत जाता है, वहाँ पे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है। ही इज़ अ प्रोफेशनल, वो सजेस्ट करेगा इसे। और मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही मोराटोरियम पीरियड कितना रहेगा, 182 और 270 डेज, राइट। उसके बाद आपको क्रेडिट कमिटी फॉर्मेशन होगा और उसमें वोटिंग की जाएगी। जो भी प्लान बनाया होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने, उसको वोटिंग की जाएगी। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है इधर, इट इज़ नॉट द 75%, फिर बाद में उसको चेंज करके 66% कर दिया गया है। यानी किसी भी प्लान को पास करने के लिए वो रिक्वायर 66% ऑफ वोट्स, यानी जितने भी क्रेडिटर्स हैं। तो अगर वो चाहते हैं कि मुझे पैसा मिल जाए, उसके एसेट्स बेच दें और हमारा जो पैसा है वापस कर दे, तो टोटल वोट्स रिक्वायर्ड 66%, नॉट 75। उसके बाद वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अगर अप्रूव नहीं करते हैं तो डायरेक्टली वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी मशीन्स है, उसको बेचकर पैसा वापस दे दिया जाता है क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स इन द सेंस, चाहे वो बैंक ले लीजिए आप, चाहे वो इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स ले लीजिए, वो कई सारे लोग आते हैं इसमें। क्रेडिट इन द सेल्फ कोई नहीं कि सिर्फ बैंक ही रहेगा, राइट। कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा रेक्टिफिकेशन कर लीजिए आप, इट्स 66%, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो अभी हाल ही में जो एक इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बिल भी लाई गई थी 2020 में, तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे। पहले तो होम बायर्स को इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। जो आईबीसी कोड लाया गया था 2016 में, उसमें होम बायर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, बट इसमें होम बायर्स को भी इंक्लूड किया गया एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। और जो भी इंडिविजुअल होम बायर्स हैं, क्योंकि अगर आप हाल ही में देखें तो कई सारे फ्रॉड्स चलते हैं। ये रियल इस्टेट बिजनेस में क्या होता है, लोगों को जो है भला फुसला के कई सारे पैसे ले लेते हैं कि हम आपका अपार्टमेंट इस तरह बनाएंगे, राइट, आप एडवांस पे कर दीजिए। उसके बाद ना अपार्टमेंट बनता है, ना उनका ड्रीम हाउस मिलता है उन्हें। सो उनका कोई रास्ता ही नहीं होता है कि किसके पास जाएं। तो उसके तहत उनको भी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और इसके तहत ये भी अमेंडमेंट लाया गया है कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री के खिलाफ या फिर कोई भी कंपनी के खिलाफ आप कोई रेजोल्यूशन प्लान जारी कर रहे हैं, तो उसका जो सप्लाई रहता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको रोकना नहीं है, तो उसको चालू रखना है, राइट। और नेक्स्ट वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये दिया गया है कि अगर आप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं तो उसके पहले जो भी ऑफेंस हुआ होगा, जो भी डेट होगा, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अगर आप सपोज मान लीजिए कि अभी सपोज क्रेडिटर्स, ये सारे क्रेडिटर्स मिलके मान ले कि भाई इसका मैनेजमेंट बदला दो, ठीक है, ताकि कंपनी फिर से चलने लगेगी। तो इसका मैनेजमेंट बदलने से पहले जो भी ऑफेंसेस की होगी ना, कंपनी विल नॉट लायबल, कि ये जो नया मैनेजमेंट है उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो नया मैनेजमेंट होगा वो बेफिक्र काम कर सकेगा, राइट। क्योंकि पिछले के जो भी थे वो रिजॉल्व हो चुके होंगे या फिर उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं आएगी, राइट। सो दिस आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर लेक्चर में कोई भी दिक्कत हुई हो या फिर कोई भी डिफिकल्टी हुई हो तो आप दोबारा से इस लेक्चर को देखिए, आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।